हेलो स्टूडेंट, फाइनेंशियल मार्केट पार्ट 6 में आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करते हैं। हमारा टॉपिक है इंडियन मनी मार्केट का स्ट्रक्चर यानी मुद्रा बाजार की संरचना। मुद्रा बाजार की संरचना को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर या कोऑपरेटिव सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। मनी लेंडर, इंडिजीनियस बैंकर, निधीज एंड चिट फंड। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आरबीआई मीन्स क्या होता है? आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुई है? 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई का ही रूल्स और रेगुलेशन होता है क्योंकि ये हमारे यहाँ की सेंट्रल बैंक है। और दूसरा ये कि मनी जो मार्केट रहता है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसका? आरबीआई का, राइट। क्योंकि आरबीआई क्या करती है? हमारे यहाँ की प्राइस को स्टेबल करती हैं, स्थिर करती हैं। और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को जो सेल करने का कार्य है मनी मार्केट में, वो भी कौन करता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और आरबीआई का इम्पोर्टेंट रोल मनी मार्केट में ये भी है कि जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सेल की जाएगी उसका जो मिलने वाला रिटर्न्स होंगे उनको सिक्योर भी आरबीआई ही करती है। सेकंड है पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक में को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पब्लिक सेक्टर बैंक मीन्स हो गया आपका सार्वजनिक बैंक। सार्वजनिक बैंक एसबीआई और अदर नेशनलाइजेशन बैंक, यानी कि एसबीआई आप जानते हैं कि 1955 में एसबीआई एस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इसकी कोई भी एसोसिएट बैंक नहीं है, सिर्फ एसबीआई ही है जिसको एसबीआई के नाम से ही जाना जाएगा। इसमें अदर हम कह सकते हैं नेशनलाइजेशन बैंक। नेशनलाइजेशन बैंक का मतलब क्या होता है कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक मीन्स टू टेक द बैंक्स अंडर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, यानी बैंक वो जो सरकारी उपक्रम के अधीन ले ली जाती है। कोई भी बैंक है उसको अगर गवर्नमेंट के अंडर में ले लिया जाए वो नेशनलाइजेशन बैंक हो जाती है। बैंक आफ्टर नेशनलाइजेशन कम्स डायरेक्टली अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और जो बैंक नेशनलाइज बैंक होती है वो बैंक सीधे ही कौन से एक्ट में? बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत कार्य करती है। इसके मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में हम नेशनलाइज बैंक को क्या कह सकते हैं कि जो बैंक गवर्नमेंट के अंडर में फंक्शन कंप्लीट करती है या कार्य करती है, राइट। उसके बाद में है शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक का मतलब होता है शेड्यूल बैंक in India refer to those banks which have been included in the second schedule of RBI Act 1934, यानी वही बैंकें सम्मिलित की जाएगी जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित होती हैं। और शेड्यूल बैंक में कुछ टर्म और कंडीशन होती हैं, उसको फॉलो करने वाली बैंक ही शेड्यूल बैंक होती है, जिसमें एक कंडीशन है कि द पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा है कि उनके पास जो भी डिपॉजिट रहे वो सेफ रहे, ये भी कंडीशन होती है। आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, ये भी शेड्यूल बैंक का रूल्स होता है। तो आरबीआई का मेन है, आरबीआई की सेकंड शेड्यूल लिस्ट में उन बैंक का नाम होने पर वो शेड्यूल बैंक बन जाएगी। नॉन शेड्यूल बैंक का मतलब हो गया बैंक्स नॉट अंडर दिस शेड्यूल आर कॉल्ड नॉन शेड्यूल बैंक्स, यानी कि जो द्वितीय अनुसूची आरबीआई के द्वितीय अनुसूची में नहीं आती हैं वो क्या कहलाएगी? नॉन शेड्यूल बैंक कहलाएगी, राइट। शेड्यूल बैंक को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इंडियन बैंक्स और फॉरेन बैंक्स। जो फॉरेन बैंक्स होता है उनका मीनिंग क्या होगा? इसे हम इंटरनेशनल बैंक भी कह सकते हैं, यानी इंटरनेशनल बैंक दैट इज ऑब्लिगेटेड टू फॉलो द रेगुलेशन ऑफ बोथ द होम एंड होस्ट कंट्रीज, यानी कि वही अंतर्राष्ट्रीय बैंक होगी जो कि किसके रेगुलेशन को? होस्ट, जो कि आपको होस्ट है, और होम, यानी दोनों के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने वाली बैंक होगी। या हम कह सकते हैं कि फॉरेन बैंक आर डिफाइंड एज अ बैंक फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री बट वर्किंग इन इंडियन थ्रू ब्रांचेज, यानी हम कह सकते हैं कि विदेशी बैंक वो बैंक भी हैं जो कि होती तो कौन है? विदेशी बैंक है, आपके बाहर के हैं, इंडिया से बाहर, बट वर्किंग कहाँ कर रही है? ब्रांच के रूप में इंडिया में कर रही है, राइट। उसके बाद में ऑर्गेनाइज सेक्टर का एक पार्ट है
डेवलपमेंट बैंक मोस्टली डेवलप करने के लिए या कुछ ना कुछ आपके डेवलपमेंट के लिए ही लोन प्रोवाइड करेगी, जिसमें कुछ आते हैं, कौन आते हैं, यूटीआई, एलआईसी, आईएफसी, आईडीबीआई यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 आता है, एलआईसी आता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 1956, फिर है आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी 1956, और एक है आईडीबीआई जो कि 1 जुलाई 1964। ये सभी इसमें इंक्लूडेड होंगे, किसमें, डेवलपमेंट बैंक में। और भी आ सकते हैं, आपका आईसीआईसी बैंक भी डेवलपमेंट बैंक के इंक्लूडेड है। डीएफएचआई यानी आपका डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया यानी डिस्काउंट एंड फाइनेंस ऑफ इंडिया, जो वो भी किसका पार्ट है आपका, ये भी आपका मनी मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जहाँ पे ये अपनी भूमिका निभाता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मीनिंग हम एक बार देखते हैं कि क्या होता है। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द मनी मार्केट इज़ लार्जली मेड अप ऑफ इंडिजीनियस banker, money lender, traders, commission agent, some of who combine money lending with trade and other activities। यानी कि मुद्रा बाजार का असंगठित क्षेत्र काफ़ी हद तक कौन कौन आता है, स्वदेशी बैंकर, साहूकार, व्यापारी, कमीशन एजेंट आदि से बना होता है, जो कि आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन या किसी बैंक के नियम को नहीं मानता है। कौन सा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें कुछ ट्रेडिंग होती है या फिर कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज से वो अपने मनी को जोड़ते हैं या इंक्लूड करते हैं, राइट। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मीनिंग होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द मनी मार्केट कंसिस्ट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक, कंपनीज lending money, financial intermediaries such as the life insurance, credit and investment corporation of India, unit trust of India, land mortgage bank, cooperative banks, insurance company, etc. and call loan brokers and स्टॉक ब्रोकर्स। यानी मुद्रा बाजार वो में जो संगठित क्षेत्र आता है उसका जो रूल्स और रेगुलेशन वो कौन सा होगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को फॉलो करेगा, आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेगा। इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका आरबीआई आता है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, उधार देने वाली कंपनियां, वित्तीय मध्यस्थ जैसे जीवन बीमा, क्रेडिट आ गया, और आपका विनियोग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आ गया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या हम कह सकते हैं भूमि बंधक बैंक, सहकारी बैंक, सहकारी कोऑपरेटिव बैंक्स आ गया, सहकारी बैंक आ गया, बीमा कंपनियां आ गई, आपकी इंश्योरेंस कंपनी आ गई, और जो भी कॉल लॉन ब्रोकर हो गए, स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, जो कि आपके शेयर मार्केट वाले होते हैं, वो सभी ऑर्गेनाइज सेक्टर में इंक्लूडेड होंगे। उसके बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो हमने देखा कि मनी लैंडर मीन्स होता है, अ मनी लैंडर इज़ अ पर्सन और ग्रुप हु ऑफर स्मॉल पर्सन लॉन्स एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी जो साहूकार व्यक्ति या समूह के रूप में वो काम कर रहा है तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे व्यक्तिगत लोन प्रोवाइड करता है, यानी बहुत ज़्यादा रेट पर वो आपको छोटे से लोन या ऋण को उपलब्ध कराएगा। द हाई रेट चार्ज बाय दैम इज जस्टिफाइड इन मैनी केसेस बाय द रिस्क इन्वॉल्व। यानी उनके द्वारा जो भी वसूल किया जाने वाला जो उच्च ब्याज दर है वो कहीं मामलों में शामिल जोखिम से जायज़ है। दे प्ले एन एक्टिव रोल इन लैंडिंग टू पीपल विथ लेस एक्सेस टू बैंकिंग एक्टिविटीज़ सच एज अनबैंक्ड or underbanked or in situation where borrower do not have good credit history। यानी कि वो अपना मुख्य भूमिका या कहाँ निभाते हैं जहाँ पे लोग जो है जो बैंकिंग सेक्टर से कम जुड़े हुए हैं, यानी बैंकिंग गतिविधियों के लिए जहाँ पर लोगों की पहुँच बहुत कम है वहाँ पे आपके मनी लेंडर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि जहाँ पे बैंक है ही नहीं या कम बैंक है, ऐसी सिचुएशन में या जो पैसा उधार लेने वाला है उसकी कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है तो वहाँ पे मनी लेंडर अपना पैसा उधार देते हैं, राइट। सेकंड हमारा इसमें था अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट
indigenous banker. Indigenous banker are private firm or individual who operate as bank and such as both receive deposit and give loan. स्वदेशी बैंकर निजी फर्म में या व्यक्ति है, यानी वो प्राइवेट फर्म के रूप में या व्यक्तिगत रूप से है, जो बैंकों के रूप में काम करते हैं। जो किसके रूप में काम कर रहे हैं? बैंक के रूप में। इस तरह दोनों क्या कर रहे हैं? जमा प्राप्त करते हैं और ऋण देते हैं, यानी वो पैसा लेते भी हैं और आपको पैसा उधार भी देते हैं। कौन? इंडिजेनियस। बट मनी लेंडर ऐसा फंक्शन नहीं करेंगे, यानी जो साहूकार होंगे वो तो अपने पास जो पैसा होता है उसी से ही पैसा देता है, जबकि जो स्वदेशी बैंकर होते हैं वो पैसा लेते भी हैं, जमा भी करते हैं और पैसा उधार भी देते हैं, यानी एक छोटी सी बैंक के रूप में काम करते हैं। द इंडिजेनियस बैंकर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मनी लेंडर, यानी मनी लेंडर और इंडिजेनियस में डिफरेंट है। द मनी लेंडर इज़ नॉट अ बैंकर, हिज बिजनेस इज़ ओनली टू लैंड मनी फ्रॉम इज ओन फंड, यानी जो मनी लेंडर होगा वो तो उसके पास जो स्वयं के फंड पड़े होंगे उसमें से ही पैसा देगा। कौन? आपका मनी लेंडर यानी साहूकार। द इंडिजेनियस बैंकर ऑन द अदर हैंड लैंड्स एंड एक्सेप्ट फंड फ्रॉम पब्लिक, जबकि दूसरी ओर जो ये स्वदेशी बैंकर होते हैं वो जनता से धन उधार ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि मनी लेंडर और इंडिजेनियस में डिफरेंस होता है। इंडिजेनियस यानी जो स्वदेशी बैंक है वो एक बैंक का रूप में काम करती है, जबकि मनी लेंडर यानी साहूकार वो एक बैंक के रूप में कार्य नहीं करते हैं, वो अपने ओन फंड से ही पैसा उधार देते हैं। उसी के साथ में एक हमारा पॉइंट था चिट फंड। चिट फंड इज़ अ टाइप ऑफ रोटिंग सेविंग एंड क्रेडिट एसोसिएट सिस्टम प्रैक्टिस इन इंडिया। एक चिट फंड भारत में प्रचलित बचत और क्रेडिट एसोसिएशन प्रणाली का एक प्रकार है, यानी उधार देने का एक प्रकार है। चिट फंड स्कीम में बी ऑर्गेनाइज्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इनफॉर्मली अमंग फ्रेंड्स रिलेटिव नेबर्स। देखिए सिंपल सा है कि चिट फंड योजना का आयोजन वित्तीय संस्थाओं द्वारा यानी इनफॉर्मल रूप से होता है। किस फॉर्म से होगा? इनफॉर्मली रूप से और अनौपचारिक रूप से मित्रों यानी फ्रेंड से, रिलेशन वाले यानी आपके जो भी रिश्तेदार होंगे, नेबर्स पड़ोसियों के बीच किया जाएगा। इन सम वेरिएशन ऑफ चिट फंड द सेविंग आर फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस, यानी ये जो चिट फंड होती हैं ये मेनली किसी विशेष उद्देश्य के लिए होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं बचत को बढ़ाने के लिए होती हैं। राइट? निधिज इन अ हिंदी वर्ड विच मीन फाइनेंस और फंड। निधि एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ होता है वित्त या निधि। Nidhi means a company which has been incorporated with the object of developing the habit of thrift and reserve fund among its member and also receive deposit and lending to its member only for their mutual benefits, यानी एक ऐसी कंपनी जिसे अपने सदस्यों के बीच बचत और जो फंड होते हैं उनकी हैबिट डेवलप करने के लिए या पारस्परिक लाभ के लिए अपने सदस्यों के जमा को स्वीकार करते हैं और उनको जो टाइम आने पर उनको लोन भी प्रोवाइड करते हैं, मेन ऑब्जेक्ट होता है। यानी हम कह सकते हैं निधि जो होता है वो एक क्या है, एक बचत को प्रमोट कर रही है, एक बचत को बढ़ावा देने के लिए है, जो कि आपस में अपने मेंबर्स को क्या कर रही है, जब भी उनको ज़रूरत है तो लोन भी प्रोवाइड कर रही है। उनके सदस्यों के पास या मेंबर्स के पास एक्स्ट्रा फंड होता है तो वो अपने जमा भी वहाँ करा सकती हैं। राइट? तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट का था। ओके, थैंक यू।